हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्वेता। स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल SWT स्टडी जोन में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि सब्जेक्ट है उसके यूनिट 4 के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। यानी कि इससे पहले मैंने सारी यूनिट्स डिस्कशन कर दिए हैं। आप मेरे जा करके चैनल में देख सकते हैं सारी वीडियोस को। उसमें मैंने कंप्लीट रिवीजन कराया है, पूरा पूरा फुल सिलेबस रिवीजन कराया है, तो उसमें आप जाकर के देख सकते हैं। लिसनर्स, आज मैं यूनिट 4 की बात कर लूँ तो इसमें मैं इसके जितने भी टॉपिक्स है सारे 1 बाय 1 करके डिस्कशन करने वाली हूँ। बहुत ही कम टाइम में आपका सारा का सारा कोर्स कवर करने वाली हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लिसनर्स, एक और बात, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ पाएँ और अपना एग्ज़ाम भी अच्छा तरीके से दे पाएँ। अब लिसनर्स, अगर आपको इसका PDF चाहिए हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को जॉइन करें। और लिसनर्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लिसनर्स आप देख सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की सबसे पहले मैंने मीनिंग डिस्कशन की है। मीनिंग क्या होती है? तो ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में सबसे पहले कह दे तो संगठन कहते हैं, यानी कि संगठन की क्या परिभाषा होती है। तो सबसे पहले मैं बताऊं तो ऑर्गेनाइजेशन जो इंग्लिश वर्ड है, ये इसकी उत्पत्ति ऑर्गेनिज्म से हुई है, जिसका आशय देह के ऐसे टुकड़े से होता है जो परस्पर इस प्रकार से रिलेटेड है कि एक पूर्ण इकाई के रूप में कार्य करता है। लेकिन अब ये तो रही भाई साइंस में बात, साइंस में ऑर्गेनिज्म का मतलब हो गया, लेकिन कॉमर्स में ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है, वाणिज्य में क्या मतलब होता है? तो वाणिज्य की भाषा में जो संगठन होता है वो विभिन्न विभागों में प्रभावपूर्ण समन्वय स्थापित करने की एक कला है। तो ये बेसिकली बताया गया है इसमें। अब जान लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली होता क्या है। तो ऑर्गेनाइजेशन में लिसनर्स, ऑर्गेनाइजेशन समझ लीजिए कि एक ऐसी संस्था होती है, कंपनी होती है, इवेंट होते हैं, जिसमें हम बेसिकली बहुत सारे एक या एक से ज्यादा लोग मिल करके कोई भी एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में भी दी हुई है, ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, यानी कि नेसेसिटी टू कंप्लीट गोल्स एंड प्लान्स, यानी कि कोई भी गोल्स को फुलफिल करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज को करना एक या एक से ज्यादा व्यक्ति के द्वारा। उसमें बहुत सारी डिपार्टमेंट्स होते हैं, अथॉरिटी दी जाती है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी दी जाती है, कोऑर्डिनेशन होता है, समन्वय होता है। तो कह सकते हैं कि सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए एकजुट होना, उसी चीज को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, संगठन कह देते हैं। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट बात कर ले लिसनर्स। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, यानी कि क्या क्या क्यों इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले की एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, इसका इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है ग्रोथ, ग्रोथ करता है, डाइवर्सिफिकेशन करता है। नेक्स्ट है कि इसमें टेक्नोलॉजी की अच्छे तरीके से यूज होती है। नेक्स्ट है कि इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को स्टिमुलेट किया जाता है। इसमें अच्छे ह्यूमन रिलेशंस को इनकरेज किया जाता है, इंटरप्राइज की कंटिन्यूटी को बनाए रखता है, कोऑर्डिनेशन रहता है। तो ये सारी सारी चीजें इंपॉर्टेंस में आती हैं। नेक्स्ट बात कर ले कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात कर ले, इसी में आपका टॉपिक है लिसनर्स। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बेसिकली इसको हिंदी में सबसे पहले आप जान लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को संगठन संरचना कहते हैं। तो इसकी मीनिंग पहले मैं डिस्कशन कर लूं। तो मीनिंग क्या होती है कि संगठन संरचना, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डोनेट्स द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय शोइंग हु रिपोर्ट्स टू whom। इसका मतलब है लिसनर्स कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिलेशनशिप को बताता है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठे लोगों के जो पोजीशंस होते हैं, जो कि वो बताता है कि वो कौन किसको रिपोर्ट करेगा। तो ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में बताया गया है लिसनर्स। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जैसे कि मैंने आपको बताया लिसनर्स, इसमें जो बेसिकली इसके जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि हम एक एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। तो जो स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो जनरली क्या शो करता है? एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को शो करता है लिसनर्स, एक पिरामिड के तरीके शो करता है। तो इसी को कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि टाइप्स, यानी कि कितने तरीके का होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो 4 तरीके का होता है। पहला है लाइन ऑर्गेनाइजेशन, इसको स्केलर ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन दूसरा है, इसको स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन तीसरा है, कमिटी ऑर्गेनाइजेशन। अब वन बाय वन ये जान ले कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो होता क्या है।
तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन में जो सूटेबिलिटी होती है वो स्मॉल होती है लिसनर्स। जैसे कि अगर अगर मैं आपको लाइन ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, लाइन ऑर्गेनाइजेशन में तो होता क्या है इसमें बेसिकली, तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन को ही स्केलर ऑर्गेनाइजेशन, वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, क्योंकि मिलिट्री में देखिए एकदम से सारी चीजें मतलब लाइन में, इसी की वजह से बोला, इसमें बोला गया है कि ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है जहां पर सिर्फ एक अथॉरिटी एग्जिस्ट करती है। तो लाइन अथॉरिटी का मतलब होता है कि मैनेजर के पास डायरेक्ट अथॉरिटी होती है उसके सबॉर्डिनेट की, ये एक डायरेक्ट वर्टिकल रिलेशनशिप शो करता है। नेक्स्ट है आपका कि अगर मैं इसके कुछ मेरिट्स के बारे में बात कर लूँ तो इसको आसानी होती है एस्टैब्लिश करने में, ईज़िली एम्प्लॉइज़ को समझ में आ जाती हैं। इसमें मतलब यूनिटी ऑफ कमांड होती है, क्विक डिसीजंस लिए जाते हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशंस होता है, इसमें कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। अगर इसके डिसएडवांटेजेस की बात करूँ लिसनर्स, तो इसमें स्पेशलाइज़ेशन की कमी होती है, वर्क का बहुत ज़्यादा ओवरलोड होता है, यानी इतना ज़्यादा होता है कि मतलब और बेसिकली एम्प्लॉइज़ पे वर्क, ओवरलोडिंग ऑफ वर्क होता है। नेक्स्ट है कि इनिशिएटिव्स की लैकनेस रहती है इसमें। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट बात कर लें तो आता है आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ लिसनर्स कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली ये लार्ज एंटरप्राइज़ के लिए सूटेबल होता है, और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में जैसे जो फॉर्म्स ऑफ अथॉरिटी होती है, वो लाइन अथॉरिटी, एडवाइजरी अथॉरिटी और फंक्शनल अथॉरिटी होती है। नेक्स्ट है आपका कि जो इसमें यूनिटी ऑफ कमांड वाला जो प्रिंसिपल है, कह सकते हैं कि इसमें वो ऑब्जॉर्व नहीं किया जाता। ये स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज़ के लिए ही डिपार्टमेंट काम करता है। इसकी जो डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन है वो बहुत ही ज़्यादा हाई रहती है। किसकी? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट इसमें ये है कि कह सकते हैं कि वर्कलोड जो मैनेजर पे होता है वो बहुत ही कम रहता है, और ये मतलब बहुत ही कह सकते हैं कि आप फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन एक नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है आपका लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर ले तो सबसे पहले लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है? तो लिसनर्स, मैं आपको बता दूं कि लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन इस चीज में बिलीव करता है कि हमारे पास टू मच सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए अथॉरिटी की, कंट्रोल की, जहाँ पे फंक्शनल यानी कि स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन ये भी बिलीव करता है कि वहां पर टू मच डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए अथॉरिटी और फ्लेक्सिबिलिटी की। तो जिसके कारण क्या होता है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन ऑटोक्रेटिक हो जाता है और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्लैक कंट्रोल हो जाता है। तो ये बेसिकली लाइन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली वो लाइन ऑर्गेनाइजेशन का होता है, लेकिन स्टाफ ऑफिसर्स क्या करते हैं, एडवाइस प्रोवाइड करते हैं लाइन अथॉरिटीज को ताकि वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट इसमें इसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं लिसनर्स, तो मैं आपको बता दूं तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव्ड होती है, बेटर डिसिप्लिन होता है, प्लान्ड स्पेशलाइजेशन होता है। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो कोऑर्डिनेशन की कमी होती है, और लाइन और स्टाफ एम्प्लॉयज जो होते हैं, लाइन स्टाफ पर्सनल जो होते हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता है। स्टाफ ऑफिसर्स के बीच में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उसमें लैकनेस रहती है। तो ये सारी चीजें इसमें बताई गई है। नेक्स्ट है कमिटी ऑर्गेनाइजेशन। अब कमिटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं तो कमिटी ऑर्गेनाइजेशन, कमिटी को डिफाइन किया गया है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर के तरीके जो डिस्कस और डेवलप करता है किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो आई होप आपको इसकी मीनिंग क्लियर हो गई होगी। कुछ एडवांटेजेस जैसे कि हम जान ले क्या होती है, तो ये एक एक्सीलेंट मीडियम ऑफ डिस्कशन है, और कह सकते हैं कि मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में एक एक्सीलेंट मीडियम ऑफ डिस्कशन है, एजुकेशन है, कम्युनिकेशन है, यूजफुल होता है कोऑर्डिनेट करने में प्लान्स को। तो आई होप आपको टाइप्स की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट बात कर ले लिसनर्स, नेक्स्ट है कि फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी कि एक क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन, एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की, कह सकते हैं फीचर्स ऑफ गुड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं इसको आप। तो पहला है सिंप्लिसिटी, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बेसिकली सिंपल होना चाहिए। इसमें बेसिकली जो इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए वो सिंपलेस्ट मतलब सिंपली फ्रेमवर्क होना चाहिए जो कि सारे पर्पस को फुलफिल कर सके। नेक्स्ट है आपका फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर ले तो फ्लेक्सिबिलिटी या कॉन्टिन्यूटी, यानी कि जो ऑर्गेनाइजर होता है वो बिल्ड करे स्ट्रक्चर सिर्फ आज के लिए या कल के लिए नहीं बल्कि फ्यूचर के लिए भी। नेक्स्ट है क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी, यानी कि किसी भी तरीके का हम स्ट्रक्चर मतलब फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर अडॉप्ट करें, अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया है कि टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर में कि किसी भी तरीके का स्ट्रक्चर अडॉप्ट करें, क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए जो कि टॉप टू बॉटम चलनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉपर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी कि इसमें प्रॉपर हमें
जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है, कॉन्सेप्ट जो है अथॉरिटी का, वो इफेक्टिव तभी बनेगा लिसनर्स जब प्रॉपर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होगी ऑर्गेनाइजेशन के वेरियस लेवल्स पे। तो ये कुछ इसके फीचर्स थे। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। लिसनर्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट बात कर ले प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि क्या कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। तो वन बाय वन मैं इसके बारे में डिस्कशन करूंगी लिसनर। तो जैसा कि आप लिसनर्स स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने मिनिमम 5 दिए हुए हैं, होते बहुत सारे हैं लेकिन मैंने 5 के बारे में बेसिकली बताया हुआ है। पहला है यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि आप इसको कह सकते हैं यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स में ये बेसिकली होता क्या है। तो इसमें जो एंटरप्राइज का ऑब्जेक्टिव्स है लिसनर्स, उद्देश्य है, वो क्लियरली स्टेटेड होना चाहिए, क्लियरली पता होना चाहिए। ये हेल्प करता है मैनेजमेंट को ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को फॉर्मुलेट कर सके और उस एंटरप्राइज की जो ऑब्जेक्टिव्स है, उद्देश्य है, उसको पूरा कर सके। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड। इसमें क्या होता है कि जितने सबऑर्डिनेट होते हैं उनको एक सबऑर्डिनेट के मतलब उनके जो मतलब एक ही बॉस हो उनका, उसको उसको फॉलो करना होता है उनको। मतलब डुअल सबऑर्डिनेशन की अगर होगा, डुअल सबऑर्डिनेशन की वजह से कंफ्यूजन होते हैं, डिलेज होते हैं। नेक्स्ट है आपका डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि वर्क का डिवीजन होता है इसमें, कार्य विभाजन, यानी कि जितना भी ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है वो डिवाइडेड हो जाना चाहिए वेरियस पार्ट्स में, ताकि सारे इंडिविजुअल अपने अपने पर्टिकुलर पार्ट जो उनको दिया गया है जॉब का वो परफॉर्म कर पाए। तो इससे क्या होता है कि हमारी स्पेशलाइजेशन बढ़ती है। नेक्स्ट है आपका स्केलर चेन। अब स्केलर चेन का मतलब क्या है कि ये प्रिंसिपल स्केलर चेन का ये बताता है कि जो अनब्रोकन लाइन ऑफ अथॉरिटी है टॉप लेवल टू लोएस्ट लेवल, उसको क्या कर सके, वो एग्जिस्ट हो सके। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी यानी कि जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे तो हम ये जानते हैं कि भैया ऑर्गेनाइजेशन को लंबे समय तक चलाना है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी की बात करता है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कितने तरीके के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा है पार्टनरशिप, कॉर्पोरेशन। 3 तरीके का मैंने बताया है। सोल प्रोप्राइटरशिप, ये सारी की सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई है लिसनर्स, तो आप इसको मेरे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं, उसमें सारी की सारी जो ये टॉपिक्स हैं वो कवर किए गए हैं। तो अब आइए चलते हैं नेक्स्ट पे कि नेक्स्ट क्या होता है। तो बेसिकली जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, नॉर्मल से एक मीनिंग बता दूं। सोल प्रोप्राइटरशिप 2 वर्ड से मिलकर के बना है, सोल और दूसरा है प्रोप्राइटर, यानी कि सोल का मतलब होता है ओनली और प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर। तो यानी कि हु इज द ओनली ओनर ऑफ द बिजनेस, यानी कि इसको हिंदी में एकल स्वामित्व कहते हैं। पार्टनरशिप की बात करें, साझेदारी, यानी कि जहाँ पर 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं। कॉर्पोरेशंस यानी कि कंपनी, संस्था कह सकते हैं, किसी भी लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए करते हैं लोग। तो आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट बात कर ले सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की, केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण की। तो लिसनर्स, ये बेसिकली होता क्या है, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। तो वन बाय वन इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि लिसनर्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, सेंट्रलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेटिंग पावर एंड अथॉरिटी इन द हैंड्स ऑफ सीनियर मैनेजमेंट। यानी कि सेंट्रलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर जो पावर और अथॉरिटी होती है, यानी कि जितना भी पावर होता है वो किसको दे दी जाती है, सीनियर मैनेजमेंट के हाथों में होती है। नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टू अ लोअर लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण में क्या बताया जाता है कि इसमें बेसिकली जितने भी काम होते हैं वो मतलब सबको, जो इसमें अथॉरिटी या पावर होता है उसमें सबको दे दिया जाता है, तो सब अपने अकॉर्डिंग, अपने अथॉरिटी के अकॉर्डिंग, पावर के अकॉर्डिंग काम करते हैं। लिसनर्स, एक बात समझ लीजिए कि अगर सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन होगा तो भी दिक्कत है, और सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो भी दिक्कत है, लेकिन अगर दोनों साथ में रहेंगे तो अच्छे से काम हो पाएगा और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। तो आई होप आपको इसकी मीनिंग क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है आपका डिपार्टमेंटेशन। अब डिपार्टमेंटेशन क्या होता है, तो डिपार्टमेंटेशन के बारे में मैं आपको बता दूं। तो कुछ चीजें हैं लिसनर्स डिपार्टमेंटेशन के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मीनिंग, सबसे पहले कि डिपार्टमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज की ग्रुपिंग की जाती है, उनको सेपरेट डिपार्टमेंट्स में। और ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डिवाइड कर देते हैं या सब डिवाइड कर देते हैं सारी एक्टिविटी को, सारी प्रक्रिया को स्मॉल जॉब्स में, और फिर उसको फिर से क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में। तो ये बेसिकली इसका मीनिंग रहा। यानी कि कह सकते हैं आप कि
बहुत बड़े फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को, लार्ज एंड मोनोलिथिक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को स्मॉल और फ्लेक्सिबल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड कर देना। तो ये इसकी रही मीनिंग। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लिस्टनर्स। नेक्स्ट आप देख सकते हैं मेरिट्स के बारे में, यानी स्पेशलाइजेशन होती है। मेरिट्स सबसे पहली मैंने जो डिस्कशन की है इसमें कि जो आपका डिपार्टमेंटेशन है उसकी मेरिट्स पहला है स्पेशलाइजेशन, यानी कि डिपार्टमेंटेशन जो बेसिकली क्या करता है ऑर्गेनाइजेशन को स्पेशलाइजेशन की बेनिफिट को अवेल करने की बात करता है। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, यानी कि जो मैनेजमेंट की एफिशिएंसी होती है इंटरप्राइजेस की वो इंक्रीज होती है, क्योंकि यहाँ पर सबको अपनी ड्यूटी और अथॉरिटी का पता होता है, तो इसकी वजह से। नेक्स्ट है आपका फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या होता है, डिपार्टमेंटेशन बताता है पर्सन को कि वो अपने जो भी उसका जॉब है उसके स्पेसिफिक पार्ट को जाने, कैसे उसको करना है टोटल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। तो ये इसके रहे मेरिट्स। दूसरा है डीमेरिट्स, यानी कि क्या क्या, भाई जाहिर सी बात है जिसके गुण होंगे उसके अवगुण तो जरूर होंगे। तो इसके डीमेरिट्स की बात कर लें तो डीमेरिट्स में लिसनर जैसा कि देख सकते हैं कि पुअर इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन पहला है। तो इसमें ये क्या होता है कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है पुअर इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन की वजह से। अगर बात करें जैसे कि इसमें कोऑर्डिनेशन बहुत पुअर होता है, समन्वय बहुत ही बेकार होता है। नेक्स्ट है फ्रिक्शन अमंग मैनेजर्स, यानी कि इसमें ये डिपार्टमेंटल हेड्स के बीच में फ्रिक्शंस लाते हैं, क्योंकि वन डिपार्टमेंट जो दूसरे डिपार्टमेंट के इंटरेस्ट है उसको इग्नोर करता है, तो इसमें लड़ाई झगड़े तो होंगे ही। नेक्स्ट है डिले इन डिसीजन मेकिंग। तो डिले यानी कि कोई भी डिपार्टमेंट में, अब जाहिर सी बात है जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को सपोर्ट ही नहीं कर रहा है तो डिसीजन मेकिंग में डिले तो होगा ही, जबकि भाई कोऑर्डिनेशन ही नहीं रहेगा जहां पर, तो वहां पर डिसीजन कैसे ले सकते हैं। तो डिले होता है डिसीजन मेकिंग में। तो ये मतलब जो डिपार्टमेंट का साइज है वो कह सकते हैं मैनेजेबल हो जाता है जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है, इसकी वजह से डिले होते जाता है, यानी कि एक्सेसिव डिले हो जाता है डिसीजन मेकिंग। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात कर ले लिसनर्स डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी यानी कि भारापन क्या होता है, तो इसका मतलब क्या होता है। तो बेसिकली इसका मतलब है लिसनर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इट इज द असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर्स। यहाँ पे टू होगा, यहाँ पे यानी कि इसमें ड्यूटीज अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है दूसरों को डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में। नेक्स्ट इसमें बात कर लें कि मेन एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, कौन कौन से मेन एलिमेंट्स हैं इसके डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के। तो सबसे पहला जैसे कि आप देख सकते हैं लिसनर्स स्क्रीन पर, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। यानी कि असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज में ये है कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि मैनेजर जो है वो सारा का सारा काम अकेले तो कर नहीं पाएगा। तो इसमें बेसिकली होता है क्या है कि जो मैनेजर है वो क्या करता है कि कुछ पार्ट जो अपने वर्क का है वो अपने सबॉर्डिनेट्स को दे देता है ताकि वो लोग उस चीज को फुलफिल करें। तो ड्यूटीज दे देता है, तो मैनेजर ये भी डिसाइड करता है कि कौन किस तरीके का काम किसको दिया जाए और मतलब कितना पार्ट किसको ट्रांसफर करना है, मतलब कितना पार्ट किस सबॉर्डिनेट को कितना ट्रांसफर करना है। नेक्स्ट है आपका ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी, यानी कि अथॉरिटी देना। तो ये प्रोसेस होता है डेलीगेटिंग अथॉरिटी का। इसमें एग्जीक्यूटिव्स क्या करते हैं, सबॉर्डिनेट्स को परमिशन देते हैं ताकि वो कुछ राइट्स का यूज कर सके, सर्टेन राइट्स का यूज कर सके। जैसे कि जैसे कहा मान लीजिए कहीं पैसे खर्चे करने की बात है तो वो उनको राइट है कि वो मनी को स्पेंड कर सकते हैं। किसी रॉ मटेरियल्स को यूज करना है तो उसको राइट है कि वो यूज कर सकते हैं। तो अगर राइट रहेगा तभी तो वो चीजें हो पाएंगी। तो इसलिए इसमें ये बेसिकली बताया गया है। नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तो ये तीसरा एलिमेंट है इसका। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लिसनर्स इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी कि कुछ इसके इम्पोर्टेंस होते हैं। तो सबसे पहला है फैसिलिटी फॉर बिजनेस एक्सपेंशन। इसका मतलब ये है कि डेलीगेशन हमें मींस ऑफ क्या करता है, मल्टीप्लाइंग करता है लिमिटेड पर्सनल कैपेसिटी को, सुपीरियर के लिमिटेड पर्सनल कैपेसिटी को मल्टीप्लाई करते जाता है। ये इसमें मतलब फैसिलिटी होती है कि बिजनेस एक्सपेंड कर सकता है। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ मैनेजर बर्डन, कि इसमें ये होता है डेलीगेशन जो होता है ये बताता है कि मैनेजर क्या करता है अपने वर्कलोड को क्या करता है डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। नेक्स्ट है आपका व्हीकल फॉर कोऑर्डिनेशन। इसका मतलब है कि प्राइमरी पर्पस डेलीगेशन का ये होता है कि एक स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप बनाना थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, तो कोऑर्डिनेशन होगा वहां पर। सो आई होप लिसनर्स आपको ये सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो
आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चों के पास भी पहुँच सके और स्टूडेंट्स के पास भी पहुँच सके और वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सके। लिसनर्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम आपके लिए नए-नए वीडियोज़ बनाते रहें। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो को पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को जॉइन करें। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच।